हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी तथा बीएससीसी द्वारा पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। कहता है कक्षीय सतह से जो है पृथ्वी का झुकाव जो है अक्षीय झुकाव कितना है, तो कितना हो जाएगा 66.5 डिग्री हो जाएगा। कक्षीय झुकाव से पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है कितना हो जाएगा, तो 66.5 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए व्याख्या है कि पृथ्वी का अक्ष जो एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी का जो अक्ष है एक्सिस है वो क्या है, काल्पनिक रेखा है। अपनी कक्षीय सतह यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा का समतल भाग से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह झुकाव पृथ्वी के अपने ध्रुवीय अक्ष 23.5 डिग्री के अक्षीय झुकाव का परिणाम है, जो कक्षीय सतह के लंबवत से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान कौन है। समुद्र तल से पृथ्वी के निकट का सबसे जो है वो निकट का स्थान कौन हो जाएगा, तो आपका ध्रुव हो जाएगा ना। कहता है समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट का स्थान कौन हो जाएगा, तो आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। व्याख्या है कि उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी ध्रुव का जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो आपका ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है, जहाँ अत्यधिक ठंड और बर्फ होती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी बिंदु जिसे हम भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, यह कहाँ पर स्थित है, तो आर्कटिक महासागर में स्थित है ना, जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है। कहता है कि निम्नलिखित में ऑप्शन में से निम्नलिखित आपका जो है विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है ये पृथ्वी के आयु को आपका दर्शाता है, तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी होगा 4 से 5 बिलियन वर्ष ना। पृथ्वी की आयु कितना है, तो लगभग 4 से 5 बिलियन आपका वर्ष हो जाएगा। व्याख्या करता है कि वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितना है, तो 4.54 बिलियन वर्ष है ना। कहता है कि पृथ्वी की आयु कितना है, तो 4.54 बिलियन वर्ष सबका हो जाएगा। कहता है यह सबसे पुरानी चट्टानों और हल्के पिंडों से रेडियोमेट्रिक डेंटिंग पर आधारित है। इसलिए दिया गया विकल्प सी क्या है, 4 से 5 है इसके आसपास है, इसलिए आंसर क्या होगा, तो आपका 4 से 5 बिलियन आपका वर्ष होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है। कहता है पृथ्वी का जो है आपका भूमध्यरेखीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का भूमध्यरेखीय या विषुवतीय व्यास कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी होगा 12,756। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास या भूमध्यरेखीय व्यास कितना है, तो 12,700 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना। 12,700 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्याख्या, पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण पूर्णतः गोलाकार न होकर ध्रुव पर क्या है, चपटी और भूमध्य रेखा में उभरी हुई है। कहता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या है, तो पृथ्वी जो है वो गोलाकार न होकर क्या है, तो ध्रुव पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, जिसे भूआभ ना आकार कहते हैं। इसी कारण इसका विषुवतीय व्यास या भूमध्यरेखीय व्यास इसके ध्रुवीय व्यास से क्या आपका है, आपका अधिक है। यानी आपका पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है ये 12,756 किलोमीटर हो जाएगा, जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की बात बोलेगा तो 12,700 कितना होगा, 14 किलोमीटर, कहीं 15 देता है, लगभग 42 या 43 किलोमीटर का आपका अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओपेरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम वातावरण निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं था। कहता है ओपेरिन के अनुसार जो है पृथ्वी के आदिम वातावरण में क्या उपलब्ध नहीं था, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑक्सीजन ना। क्या उपलब्ध नहीं था, तो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। जिसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसमें पृथ्वी पर आपका क्या था, तो हाइड्रोजन, हीलियम और जलवाष्प की मात्रा था, उसमें ऑक्सीजन आपका नहीं था। व्याख्या कहता है कि ओपेरिन और हाल्डन के जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक परिकल्पना दी। कहता है कि ओपेरिन और आपका हाल्डन ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक परिकल्पना दी, जिसके अनुसार पृथ्वी का आदिम वातावरण ना आपका अपचयी था, यानी इसमें ऑक्सीजन की का था, अभाव था यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग समुद्र तल से प्राप्त है। कहता है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग है, यानी पृथ्वी के कुल भाग के कितना प्रतिशत भाग पर आपका समुद्र है, तो यहाँ ऑप्शन आपका गलत दिया है, के बाद 71 होना चाहिए ना। कितना होना चाहिए था, तो पृथ्वी के कुल भाग का 71% जो भाग है वो कहाँ से घिरा हुआ, तो जल से घिरा हुआ है। व्याख्या, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग का पानी से ढका हुआ है। इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इस पानी में महासागर, समूह, झील, नदियां और अन्य जल के स्रोत शामिल हैं। वहीं पृथ्वी की सतह का बाकी बचा 29% भाग जो क्या है आपका, तो यह स्थल से भूमि से ढका हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति कब हुआ था? कहता है पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति कब हुआ था? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुआ है लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुआ है? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। व्याख्या है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब साल पहले हुई थी। जब पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी थी। शुरुआती जीवन रूप सरल कोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव थे, जिसमें साइनोबैक्टीरिया जैसे नील हरी शैवाल आपका शामिल था। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया था? तो एक कोशिकीय जीव में आपका साइनोबैक्टीरिया जैसे शैवाल का आपका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, धरती की आयु कितना है? कहता पृथ्वी की आयु कितना है? तो पृथ्वी का आयु कितना होगा? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष आपका हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 5 अरब वर्ष हो जाएगा। व्याख्या है, धरती की आयु लगभग 5 अरब वर्ष है। यह पृथ्वी की अभिवृद्धि, कोर गठन या उसे सामग्री की आयु का प्रतिनिधित्व कर सकती है जो पृथ्वी के निर्माण में हुआ है। नेक्स्ट है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? कहता है पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है इसके ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो ऑप्शन बी होगा, 43 किलोमीटर का अधिक है। व्याख्या, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण एक पूर्ण गोला न होकर भूआभ है। कहता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या है? पृथ्वी जो गोला न होकर इसका आकृति के साथ जीवाइड है आपका भूआभ हो जाएगा। अर्थात ध्रुवों पर क्या है? चपटा है। अब विषुवत रेखा पर का उभरा हुआ है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 है। जबकि इसका ध्रुवीय व्यास देखा जाए तो 12,700 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और दोनों व्यासों के बीच लगभग 42 से 43 किलोमीटर का आपका अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी का आयु लगभग कितना है? हमारी पृथ्वी का आयु लगभग कितना है? तो हमारी पृथ्वी का आयु जो है वो आपका 4 से 5 बिलियन आपका वर्ष का आपका हो जाएगा ना। कितना है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष के बीच होगा। तो ऑप्शन यहाँ का आपका सी आपका हो जाएगा, 45 मिलियन वर्ष हो जाएगा। व्याख्या, पृथ्वी का अनुमानित आयु 45-43 मिलियन वर्ष है। अन्य अनुमानों में कुछ पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 बिलियन है वर्ष है। यह अनुमान रेडियोमेट्रिक डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से लगाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था? कहता है पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन आपका बी होगा, मैगलन। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा? तो मैगलन हो जाएगा। व्याख्या, 1519 से 20 में फर्डिनेंड मैगलन ने दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप के बीच अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली चैनल की खोज की थी। मैगलन जो स्पेन का रहने वाला था, मैगलन कहाँ का निवासी था? तो स्पेन का रहने वाला था। जो दुनिया का चक्कर लगाने वाला ये पहला व्यक्ति था मैगलन, जो स्पेन का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ना कहता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका बढ़ता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्याख्या, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का क्रमिक मान बढ़ता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, पृथ्वी का भूआभ आकार, जिसके कारण ध्रुव पृथ्वी के केंद्र के अपेक्षाकृत निकट है, जिसके गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। दूसरा, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल जो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभावी मान का करता है, कम कर देता है। यही कारण है कि आपका जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर क्या होता है? तो कम होता है, न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, निम्न से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी होगा, मोन्टाना। ना मोन्टाना को जो है वो डायनासोर का क्या कहा जाता है? तो इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। व्याख्या, संयुक्त राज्य अमेरिका का मोन्टाना। कहता है मोन्टाना जो राज्य कहाँ पड़ता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ये डायनासोर का कब्रिस्तान कहलाता है। यहाँ प्रचुर मात्रा में विशेषकर उत्तर क्रिटेशियस काल के डायनासोर जीवाश्म पाए गए हैं। हेल क्रीक फॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में टायरानोरस रेक्स और ट्राइसेरोप्स सहित विभिन्न प्रजाति के असंख्य अवशेषों की सघनता के कारण इसे क्या बोला गया? तो मोन्टाना को जो है डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कोरियोलिस बल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। पहला, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ना कहता है कोरियोलिस बल क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है, आभासी बल, उसे क्या बोलते हैं? तो कोरियोलिस बल कहते हैं। तो यह घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी है, यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है। कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण है जो कोरियोलिस बल जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ जाता है। ऑप्शन सी है, इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन तीनों क्या आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं
उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो कौन बल के कारण? तो कोरियोलिस बल के कारण ना, कोरियोलिस बल के कारण जो है आपका जो उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपने दाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध अपना बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। व्याख्या: कोरियोलिस बल जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेपण को सर्वप्रथम फेरेल ने सिद्ध किया था। इसी कारण इस बल को फेरेल का नियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की न्यूनतम दूरी कितना है? कहता है सूर्य और पृथ्वी के जो है न्यूनतम दूरी ना कब होता है? तो कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच है न्यूनतम दूरी कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है, जिसे हम लोग उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है, उपसौर की घटना कब होता है? तो ये 3 जनवरी को होता है। उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है, जबकि अवसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? सूर्य और जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो ये 4 जुलाई को होता है, इसे अवसौर कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है ना? कहता है कि पृथ्वी से सूर्य का अधिकतम दूरी कितना है? तो आपका 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? तो 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। आपका लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से। नेक्स्ट है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो कब होता है? ये 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है, इसे हम लोग अवसौर कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अवसौर कहते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। व्याख्या कि जब पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी पर होता है, जब पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अवसौर कहते हैं। अवसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी 146.1 मिलियन किलोमीटर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। नोट में उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को से 5 जनवरी के बीच होता है ना। कहता उपसौर की जो स्थिति होता है ये 3 से 5 जनवरी के बीच होती है, क्योंकि हर साल तिथि बदलती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एफसाइड रेखा बोलते हैं। कहता है अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसे अपसाइड रेखा के नाम से जाना जाता है। कहता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट ना 20 सेकेंड या कहीं कहीं 8 मिनट सबका 16 सेकेंड और कहीं कहीं 8 मिनट आपका 19 सेकेंड देता है। तो तीनों आपको याद रखना है। हालांकि सबसे ज़्यादा आपका सही है आपका 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा है पृथ्वी के घूर्णन से परिवर्तित नहीं होता? पृथ्वी घूर्णन से क्या नहीं होता है? तो पवनों की दिशा विक्षेपण होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होता है, दिन रात होता है। ऋतु परिवर्तन नहीं होता है ना। ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है, न कि घूर्णन गति के कारण होता है। तो ऑप्शन का डी हो जाएगा। व्याख्या: पृथ्वी का परिक्रमण गति और अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है ना। ऋतु परिवर्तन कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण गति और अक्षीय झुकाव कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की धुरी अपने अक्षीय तल से 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। इसी वजह से पृथ्वी का एक गोलार्ध में 6 महीना का दिन और 6 महीना का होता है रात होता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। कहता है कि यह भारत में यह सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी जो है उस सूर्य की परिक्रमा करता है? तो कौन बताया था? तो आर्यभट्ट ना। आर्यभट्ट जो है प्रथम भारतीय है जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी किसकी परिक्रमा करता है? तो सूर्य की परिक्रमा करता है। व्याख्या है कि आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ के साथ साथ ये खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने 5वीं शताब्दी में यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में इस सिद्धांत का वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा ना रात कब होता है? कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा जो रात कब होता है? तो सबसे लंबा रात होता है 22 दिसंबर ना, 22 दिसंबर को ना। कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है? तो 22 दिसंबर को होता है, जब सूर्य कहाँ होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, मकर रेखा पर होता है। व्याख्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो लंबा दिन होता है 21 जून को। लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, जबकि 22 दिसंबर को यहाँ क्या होता है? लंबी रात होता है, जब शीतकाल आयनात होता है और सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की मकर रेखा पर सीधी पड़ती है।
नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है ना, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है ना, जब चंद्रमा जो है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है ना। कहता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो क्या होता है, तो तब का सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब का ये अमावस्या को होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, सूर्य ग्रहण जो है कब होता है, तो ये अमावस्या के दिन होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। व्याख्या के सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जिससे सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। सामान्यतः यह स्थिति अमावस्या के दिन बनती है, किंतु चंद्रमा के अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकाव के कारण यह स्थिति अमावस्या के आगे पीछे भी बन सकती है। कहता है कि यह चंद्रमा के जो है 5 डिग्री आपका डिग्री झुकाव के कारण जो है यह स्थिति जो है चंद्रमा के आपका आगे पीछे अमावस्या के जो है आपका आगे पीछे भी बन सकती है। एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण की स्थिति हो सकता है ना। कहता है कि एक वर्ष में कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, तो 7 सूर्य ग्रहण आपका लग सकते हैं एक वर्ष में। नेक्स्ट, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है। पृथ्वी जो है सूर्य का एक परिक्रमा करने में चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 365 ना दिन आपका 25 घंटा ना, 25 घंटा कितना समय लेता है, तो 365 दिन आपका 25 घंटा लगभग 366 दिन का आपका समय लेता है, जिसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। व्याख्या करता है पृथ्वी अपने अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में लगभग 365 दिन 225 आपका घंटा में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण काल या इसे वार्षिक गति कहते हैं या सौर वर्ष कहते हैं ना। पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है इसे वार्षिक गति या सौर वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करता है। कहता है पृथ्वी जो है परिक्रमा करते हुए प्रति मिनट करीब कितना दूरी तय करता है, तो कितना दूरी तय करता है, तो आपका हो जाएगा कितना दूरी का तय करता है, तो आपका ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ना। कहता है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में 40,075 किलोमीटर दूरी तय करती है। अर्थात पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति 40,075 किलोमीटर है, यानी अर्थात लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर प्रति मिनट 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। कहता है पृथ्वी जो है वो 1 घंटा में कितना दूरी तय करती है, तब कहा जाएगा अपना आपका जो आपका प्रति मिनट कितना दूरी तय करती है, 27.8 किलोमीटर दूरी तय करती है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपने धुरी पर ना एक चक्कर कितना समय लगाती है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो कितना समय लगा लेती है, तब कहा जाएगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, लगभग इसको 24 घंटा माना जाता है। कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर किधर से किधर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है, घूमने में 24 घंटा का समय लेती है। इसे परिभ्रमण या घूर्णन काल कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, जिसे हम लोग लगभग 24 घंटा मानते हैं, में एक चक्कर पूरा करता है, जिसे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी घूर्णन गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और क्या होता है, रात होता है। पृथ्वी में 2 तरह की गति होती है। पृथ्वी में कितना गति होता है, तो 2 तरह का होता है। एक होता है घूर्णन गति, एक होता है परिक्रमण गति। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, जबकि परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, किस कारण से दिन और रात होते हैं। कहता है दिन और रात का क्या कारण, पृथ्वी का घूर्णन गति ना। पृथ्वी के घूर्णन गति कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय क्या होता है, सूर्यास्त होता है। तो किसने बताया था, भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ना। आर्यभट्ट जो बताए थे कि पृथ्वी का होता है सूर्य के चारों का चक्कर लगाता है। व्याख्या के आर्यभट्ट एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ के साथ साथ खगोलीय शास्त्र थे। इनकी पुस्तक आर्यभट्टी में उन्होंने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, जिसके कारण क्या होता था, प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। कहता है कि सबसे पहले जो है सूर्योदय कहाँ होता है, तब का टोक्यो का जापान ना, जापान में होता है। कहता है टोक्यो जापान भारत में सबसे पहले सूर्योदय होगा, इसलिए जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है, यानी पश्चिम से पूर्व घूमती है। क्योंकि यह शहर पूर्वी गोलार्ध में सबसे पूर्व में स्थित है, सूर्य पूर्व में निकलता है, इसीलिए जो शहर
पूर्व में स्थित है वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। सबसे पहले सूर्योदय किरिबाती द्वीप समूह के सुदूर पूर्वोत्तर में स्थित मिलेनियन आइलैंड पर भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? कहता है सूर्य जो है हमेशा पूर्व में निकलता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन बी हुआ क्योंकि सूर्य जब पश्चिम से किधर घूमता है तो पूरब घूमता है ना। पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब घूमने के कारण जो है सूर्योदय किधर होता है तो पूर्व दिशा में होता है। व्याख्या के सूर्य सदैव पूर्व में निकलता हुआ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की इस घूर्णन के कारण जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य, चंद्रमा और तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। जैसे ही पृथ्वी घूमती है पूर्व का क्षितिज सबसे पहले सूर्य के सामने आता है, जिससे सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरा करता है। कहता है पृथ्वी जो है सूर्य के एक चक्कर लगाने में जो है ठीक है वो कितना समय लेता है तो प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष का समय लेता है, इसे सौर वर्ष या प्रति वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चारों घूमने में कितना समय लेता है तो 365 दिन आपका ना 6 घंटा लगभग हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। व्याख्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 25 घंटा की समय लेता है। यह लगभग 1 वर्ष के समान होता है, पूरी करती है। इस अवधि को एक सौर वर्ष कहा जाता है। इसे पृथ्वी की कक्षीय परिक्रमा भी कहते हैं। पृथ्वी की यह गति दिग्वृत्ताकार दिशा में होती है। इसी वार्षिक गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसी अतिरिक्त 0.25 दिन यानी 6 घंटा को समायोजित करके प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष के एक लीप वर्ष का बन जाता है, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। अधिक सटीक रूप में यह उष्णकटिबंधीय वर्ष लगभग 365.24219 दिन होता है, लेकिन समान गणना के लिए 365.25 दिन का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी का औसत परिक्रमा गति 29.78 किलोमीटर क्या पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चंद्र ग्रहण होता है। कहता है एक चंद्र ग्रहण होता है जब, कहता है चंद्र ग्रहण करना कब होता है तो ऑप्शन बी होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा ना। कहता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण की घटना कब होता है तो चंद्र ग्रहण की जो घटना होता है कब होता है तो ये क्या होता है पूर्णिमा के दिन होता है। व्याख्या चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में आ जाते हैं, जिससे चंद्रमा का कुछ भाग छिप जाता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण की घटना कब होता है पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य का कुछ भाग छिप जाता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या का होता है ना। चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण कब होता है तो अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है केपलर के ग्रहीय गति के नियम के अनुसार ग्रह की गति होती है। कहता है केपलर के ग्रहीय गति के नियम के अनुसार जो है वो ग्रह का जो गति होता है ना वो कैसा होता है तो दिग्वृत्ताकार पक्ष में पथ पर होता है। कैसे होता है दिग्वृत्ताकार पथ पर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या की ग्रह द्वितीय कक्ष में सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के गति के नियम 1600 ईस्वी में, ग्रहों के गति के नियम जो 1600 ईस्वी में केपलर के द्वारा दिया गया था। 1540 ईस्वी में सौरमंडल का खोज कोपरनिकस द्वारा किया गया था ना। कहता है सौरमंडल का खोज कौन किया तो कोपरनिकस किया था। अब कब किया था 1540 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्याख्या उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को शीत आयनात के समय वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है। इसकी सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पड़ती है। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन ठीक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में आपका छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है अक्षांश देशांतर। कहता है अक्षांश देशांतर, कहता है 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित जम्मू स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर 12 बजा हो। कहता है कि आपका जो है जापान जो है आपका थिम्पू जो हो जाएगा वो 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, जबकि ग्रीनविच इंग्लैंड में कितना बज रहा है तो 12 बज रहा है। तो जब इंग्लैंड में दिन के 12 बज रहा होगा तो आपका जो है थिम्पू में कितना बज रहा होगा। ठीक है, तो आपका क्या करना तो 90 को जो है आपका 15 से क्या करना है डिवाइड करना है। 15 से कितना होता है तो 90 होता है, 6 घंटा का अंतर हो जाएगा। तो कितना बज रहा होगा तो 6 बज रहा होगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश के निकट है। कहता है भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा जो शहर है वो 8 डिग्री अक्षांश के क्या आपका निकट है तो कौन हो जाएगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
व्याख्या कन्याकुमारी जो तमिलनाडु प्रायद्वीपीय भारत में 8 डिग्री अक्षांश अक्षांश के निकट है। भारत का विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। जबकि भारत का देशांतरी विस्तार बोलेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर हो जाएगा। भारत देश उत्तर और पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कन्याकुमारी भारत एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के तीरों क्या होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट कौन सा अक्षांश कनाडा और अलास्का को अलग करता है? कनाडा को अलास्का से अलग करने वाला अक्षांश कौन हो जाएगा? तो आपका 141 डिग्री ना, 141 डिग्री जो आपका पश्चिमी अक्षांश है वो क्या करता है? तो कनाडा को क्या करता है? तो तब का अलास्का से अलग करता है। व्याख्या है कि 141 डिग्री मध्याह्न रेखा कनाडा और आपका अलास्का के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसे 1906 ईस्वी में एक कन्वेंशन द्वारा तय किया गया था। कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा 49वें समांतर उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है, जो भूमध्य रेखा से 49 डिग्री आपका उत्तर में हो जाएगा। नेक्स्ट है यह दिवस 19 कहलाता है ना। कहता है 19 कब होता है? तो जब पृथ्वी पर ना, जब आपका 19 कब होता है? तो एक होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है ना, जब जो है सूर्य भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? 19 बोलते हैं। अभी कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट विषुवत कौन से अक्षांश पर होता है? विषुवत जो है कौन सा अक्षांश पर होता है? तब का 0 डिग्री हो जाएगा। कहता है विषु ऐसा समय बिंदु होता है जिसमें दिन और रात का लगभग क्या होता है? समय बराबर होता है। इसे हम 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर भी कहते हैं। पूरे पृथ्वी पर दिन इसमें क्या होता है? तो 12 घंटा का दिन और 12 घंटा क्या रात होता है। ऐसा स्थिति कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट किसी स्थान का अक्षांश उसके का सूचक है? किसी स्थान का अक्षांश जो है उसके किसका सूचक है? तो तापक्रम का सूचक है। कहता है किसी स्थान का जो अक्षांश होता है ये किसका सूचक है? तो ये जो है आपका तापमान का ना, तापमान का सूचक होता है। व्याख्या किसी स्थान का अक्षांश उसके तापमान का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। समान तौर पर भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं, जिससे वहाँ का तापक्रम अधिक होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं सूर्य की किरणें तीखी होती जाती हैं, जिससे तापमान कम होता जाता है। समय का निर्धारण देशांतर से होता है ना। कहता है तापमान का जो निर्धारण होता है वो अक्षांश से होता है, जबकि समय का निर्धारण किससे होता है? तो देशांतर से होता है। नेक्स्ट भूमध्य रेखा किससे होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है किससे होकर गुजरती है? तब का ऑप्शन बी होगा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है ना। भूमध्य रेखा किससे होकर गुजरती है? तो इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कहता निम्नलिखित में से जो है किस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया ना। कोलंबिया, अब आप कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। कहता है एशिया का वह कौन सा देश है जहां से आपका भूमध्य रेखा गुजरती है? तब इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है एशिया का मात्र एक ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। व्याख्या भूमध्य रेखा 13 देश को गुजरता है। कहता है भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित है? तो 13 देश स्थित है। ठीक है। अब भूमध्य रेखा जो है वो 3 महाद्वीप से होकर 3 महाद्वीप और 3 जल यानी महासागर से गुजरती है। ठीक है। देश आपका जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ होमे, प्रिंसेप, कांगो गणराज्य, गैबिन हो जाएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केनिया, युगांडा, सोमालिया, मालदीव, किरिबाती, इंडोनेशिया हो जाएगा। और इंडोनेशिया एकमात्र एशियाई देश है जहां से का भूमध्य रेखा गुजरती है। नोट में भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। नेक्स्ट निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भित माना जाता है? कहता है किस रेखा को जो है किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा बोला गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। व्याख्या कहता है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा नहीं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यह देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरता है। कहता है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीन मीन टाइम से यानी भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनिच रेखा से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। अब कहता है भारतीय मानक समय रेखा जो भारत के 5 राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहाँ से? तो उड़ीसा से गुजरती है। नेक्स्ट है उस शहर का देशांतर क्या होगा जहाँ का स्थानीय समय 6 बजा हो?
अभी ग्रीनविच पर कितना बजा है, 4 बजा है। कहता है ग्रीनविच पर जो है उस समय का 4 दिन का आपका 4 बजा, शाम का 4 बजा है, और कोई जो आपका स्थान है वो 6 डिग्री आपका जो है वहाँ पर कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। ठीक है, तो वो कोई स्थान कितना डिग्री पे स्थित होगा, तो हम लोग 4 और 6 के बीच डिफरेंस देंगे, कितना का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच आपका 2 घंटा का डिफरेंस है। हमको मालूम है कि पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 1 घंटा। ठीक है, 15 डिग्री घूमने में जो है यानी 1 घंटा में कितना घूमती है, तो 1 घंटा में जो है 15 डिग्री घूमती है, तो 2 घंटा में कितना घूमती होगी, तो 30 डिग्री घूमती होगी। तो वह देश कितना पर होगा, तो आपका 30 डिग्री ना, 30 डिग्री आपका पूरब में आपका होगा। देखिए व्याख्या है कि शहर का स्थानीय समय शाम 6 बजे है। ग्रीनविच से औसत पर कितना बजा है, तब का जो देशांतर पर स्थित है जहाँ 4 बजा है। दोनों समय के मध्य 2 घंटा का अंतर है। चूंकि शहर का समय जीएमटी से आगे है, इसका अर्थ है कि शहर ग्रीनविच से पूर्व में स्थित होगा, क्योंकि पूरी गोलार्ध का समय आगे चलता है। पृथ्वी को 15 डिग्री से घूमने में 1 घंटा का समय लगता है, अतः 2 घंटे में घूमने में कितना समय लगेगा, तो 30 डिग्री का वही सबका घूम जाएगा ये। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है। कहता है विषुवत रेखा के समीप जो है तापमान अधिक होता है, इसका कारण क्या है, तो ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होने के कारण ना। कहता है विषुवत रेखा पर जो है विषुवत रेखा के समीप तापमान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा के समीप तापमान क्या सबसे अधिक होता है ना, होता है। इसका कारण क्या है, तब यहाँ दे रहा है आपका ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होने के कारण। व्याख्या करता है कि विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है। इसी सीधी आपतन के कारण सौर ऊर्जा एक छोटे सघन क्षेत्र पर केंद्रित होती है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में समानता अधिक होती है। जहाँ किरणें तिरछी पड़ती है वहाँ तापमान क्या होता है, कम होता है, फैल जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है। कहता 2 स्थान के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है होने पर उसके समय में कितना मिनट का आपका अंतर हो जाएगा, तो कितना मिनट का हो जाएगा, 4 मिनट। क्योंकि पृथ्वी जो है वो 4 मिनट में ना, 4 मिनट जो है आपका, ठीक है, कितना घूमती है, तो 1 डिग्री देशांतर घूमती है। तो कहता है व्याख्या करता है कि 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर का मतलब है कि उनके समय में 4 मिनट का अंतर होगा। पृथ्वी 365 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है, तो 365 डिग्री घूमने में जो 24 घंटा का समय लेता है। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, तो 4 मिनट का समय लेगा। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है। कहता भारतीय मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कितना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहता भारतीय मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच से GMT ग्रीन मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा क्या है आपका आगे है। नेक्स्ट, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कहता है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन नदी कौन होगा, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगा कांगो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन हो जाएगा, तो कांगो नदी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है, और इसमें से कौन सा कथन सही है, उस सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कहता है कि उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों क्रमबद्ध भूमिखंड है। कहता है उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों जो है क्रमबद्ध आपका भूमिखंड है। ऑप्शन बी कहता है कि उत्तरी ध्रुव बिंदु जल में अवस्थित है। ऑप्शन सी कहता है कि दक्षिण ध्रुव बिंदु स्थलखंड पर अवस्थित है, इसके चारों ओर जल का है फैलाव है। तो ऑप्शन का होगा वह तो बी आपका होगा सी, यानी 2 और 3 क्या है सही है। ठीक है, ये आपका यहाँ गलती आपका हो जाएगा। कहता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ध्रुव को चिन्हित करता है ना। 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में है। उत्तरी ध्रुव कहाँ, तो आर्कटिक महासागर में स्थित है, जबकि दक्षिण ध्रुव जो है अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है, जो क्या है आपका भूमि का एक भाग है। नेक्स्ट, कर्क रेखा तब मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। व्याख्या है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में इसी क्षेत्र को उष्णकटिबंध टोरिड जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधे सिर के ऊपर होता है, जिसके कारण यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और वातावरण बनी रहती है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है और इसमें विषुवत रेखा भी आपका जो अक्षांश भी आपका शामिल है। नेक्स्ट है गलोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खिंची अक्षांश का क्या बोलते हैं। गलोब पर जो है 1 डिग्री
आपका अंतराल 1 डिग्री आपका के अंतराल पर खींची गई अक्षांश को ना कि संख्या कितना है तो कितना हो जाएगा 179 हो जाएगा ना। ग्लोब पर जो है 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए कुल अक्षांशों की संख्या कितना हो जाएगा तो 179 होगा, 179 हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा तो 179 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। व्याख्या अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। इसकी कुल संख्या 90 + 90 + 1 यानी टोटल 181 होता है। लेकिन दोनों ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी को रेखा न माना जाए तो ठीक है क्या करेंगे हम तो 181 में से चूंकि 2 उत्तरी दक्षिणी को हम रेखा नहीं माने हैं तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 179 हो जाएगा। ठीक है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कितना 0 होता है। ठीक है। इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो है स्थान क्या होगा तो किसी स्थान का जो मानक किसी स्थान का मानक समय आपका निर्धारित करने का आधार क्या होगा तो प्रधान मध्याह्न रेखा हो जाएगा ना। कौन सा रेखा होगा प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह शून्य मानक समय के आधार पर स्थित होता है और इसी रेखा से सभी समय क्षेत्रों की गणना की जाती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहाँ से गुजरती है तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री पूर्व देशांतर के रेखा के अनुसार हो जाएगा ना। एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है कहाँ से खींची जाती है तब होगा प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है। कहाँ से खींचा जाता है तो प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है। व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जिसे हम लोग 180 डिग्री पूर्व देशांतर बोलते हैं प्रशांत महासागर के बीचों बीच से खींचा जाता है जो उत्तर से दक्षिण खींचा जाता है। यह काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। इस रेखा का निर्धारण 1984 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। कब हुआ था 1984 में हुआ था। नेक्स्ट काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तथा यह स्थिति है। कहता काहिरा का समय जो है ना वो आपका ग्रीनविच से कितना आगे है 2 घंटा आगे है यानी कितना डिग्री होगा तो आपका 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर होगा ना। कहता तब काहिरा कहाँ होगा तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर होगा। ऑप्शन का बी हो जाएगा। कहता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या मोतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनेगी क्योंकि सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है तो 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजन लाइनें कौन सी है। ग्लोब पर जो है और नक्शे पर अंतर विभाजन लाइन कौन सी है तो इनमें से कोई ना कोई नहीं हो जाएगा। व्याख्या करता है कि नक्शा और ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं का जाल जिसमें अक्षांश और देशांतर शामिल हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को भौगोलिक ग्रिड कहते हैं ना। कहता है ग्लोब पर अक्षांश देशांतर को जो अंतर जो विभाजित करता है उसे हम क्या बोलते हैं भौगोलिक ग्रिड बोलते हैं। यह ग्रिड पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। नक्शे और ग्लोब पर अंतर्विभाजित रेखा विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है तो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट है किन 2 देशों को 38वीं समांतर रेखा से अलग करती है ना। कहता है कि 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है तो 38वीं जो समांतर रेखा है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है तो ऊर्ध्वाधर समान अर्ध भागों में। कहता है भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 आपका जो है आपका बराबर भाग में विभाजित करती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। व्याख्या भूमध्य रेखा एक कथा व्याख्या है भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यह ग्लोब को क्षैतिज समान अर्ध भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री रेखा को हम विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कौन है। पृथ्वी के सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कौन है तो पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा जो वृत्त है वो हो जाएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा। कौन हो जाएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा। व्याख्या पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है और ये पृथ्वी की सतह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं हैं लेकिन ये भूमध्य रेखा को क्या है लेकिन ये भूमध्य रेखा से छोटी है। नेक्स्ट है यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो
तब देशांतर में अंतर कितना होगा। कहता है कि यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का आपका अंतर हो, 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो, तब उनके देशांतर में कितना अंतर होगा। तो आपका 35 डिग्री का अंतर हो जाएगा ना। कितना डिग्री का अंतर होगा, तो 35 डिग्री का अंतर होगा। व्याख्या देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है। 24 घंटा का समय लेती है। तो 1 मिनट में कितना घूमती होगी, तो ये 4 डिग्री घूमती होगी। तो 2 घंटा 20 मिनट में कितना घूम जाएगी, 2 घंटा 20 मिनट में कितना घूम जाएगी, तो 140 मिनट घूम जाएगी ना। कितना घूम जाएगी, 140 मिनट घूम जाएगी, यानी लगभग 35 डिग्री का कोण ये बनाएगी। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनविच मध्य कहता है कि जीएमटी से भारतीय मानक समय रेखा कितना आगे है। कहता है कि आपका जो है ग्रीनविच रेखा से भारतीय मानक रेखा कितना आपका घंटा आगे है, 5.5 घंटा आपके आगे है ना। कितना होगा, तो 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से GMT से जो है 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक रेखा, ठीक है, जिसे हम लोग 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा बोलते हैं, भारत के 5 राज्य से गुजरता है। वो राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कौन कौन जगह, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है ना। भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से नहीं गुजरती है। कहता है भूमध्य रेखा तो जिसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ये आपका 13 देश होकर गुजरती है, जो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा ना। कहता है कि ग्रीनविच पर 12 बजे हैं, कोई स्थान जो है वो 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो जब आपका इंग्लैंड में दिन के 12 बज रहा होगा, तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा, ठीक है। तो कितना आपका हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका 2 बजेगा। कितना बजेगा, 2, क्योंकि पृथ्वी जानते हैं कि पृथ्वी जो 1 घंटा में कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम न हो रहा है। कहता है उस स्थान का देशांतर क्या होगा जहाँ का स्थानीय समय जो है 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच पर कितना बज रहा है, तो 4 बज रहा है। तो दोनों के बीच समय के बीच कितना का अंतर है, 2 घंटा का अंतर है, ठीक है। तो कितना पर होगा, तो 30 डिग्री पूरब में आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट यदि 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर दिन के 12 बजे हैं, यदि 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर दिन के 12 बजे है, तो लंदन का समय क्या होगा, ठीक है। अब हमें पूर्व देशांतर दे दिया है, हमको अब पश्चिमी देशांतर में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं पृथ्वी जो है आपका 1 घंटा में कितना घूमता है, तो 15 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है, 15 डिग्री। तो हमको 90 डिग्री घुमाने के लिए क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90, यानी 6 घंटा का अंतर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपका जो है, तो वहाँ कितना बज रहा हो, तो आपका 6 ना। कितना बज रहा हो, तो यहाँ आपका 12 दिया, तो 12 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा, सुबह का आपका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो शीत कटिबंध में आता है। तो ऑप्शन डी आपका ना, डी दे रहा है, एक से अधिक हो जाएगा। पहला हो जाएगा उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव का बीच के क्षेत्र। कहता है उत्तरी अक्षांश हो गया और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका शीत कटिबंध में आता है। इसके बाद होगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव का बीच का क्षेत्र है, ये भी आपका शीत कटिबंध में आता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट किस देश में सबसे ज़्यादा टाइम है। कहता है कि सबसे ज़्यादा जो है टाइम जोन किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन आपका फ्रांस में हो जाएगा ना। कितना यहाँ पर है, 12 हो जाएगा। कहता है सर्वाधिक 12 टाइम जोन फ्रांस में है, रूस में 11 है, जबकि अमेरिका में कितना होगा, तो 9 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट गलोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है। गलोब पर अक्षांश तथा देशांतर की कुल संख्या कितना है, तो अक्षांश आपका हो जाएगा 179 हो जाएगा, जबकि देशांतर कितना हो जाएगा, 360 ना, आपको 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका, ठीक है, एक से अधिक आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपका इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि देशांतर तो यहाँ पर दिया हुआ 360, अक्षांश 179 होना चाहिए, तो इस हिसाब से आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए, पृथ्वी के कोड में सबसे ज़्यादा पाया जाता तत्व है। कहता है पृथ्वी के कोड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हम जानते हैं पृथ्वी को जो है 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में।
पहला को हम लोग सियाल कहते हैं, दूसरा को सीमा कहा जाता है, तीसरा क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं। ठीक है, सियाल से सिलिकॉन एल्यूमिनियम, भूपट्टी में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम पाया जाता है, जबकि आपका मेंटल में सिलिकॉन मैग्नीशियम पाया जाता है। अब आपका जो क्रोड है इसमें नीफे, इसको नीफे कहते हैं, यानी यहाँ पर निकेल और फेरस यानी आयरन की मात्रा अधिक होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, निकेल और क्या पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। व्याख्या करता है पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से क्रोड में निकेल और फेरस पाया जाता है। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्रोड कहा जाता है। यह परत पृथ्वी के बाह्य परत मेंटल और आंतरिक परत के नीचे पाया जाता है ना, कहता है यह परत जो है पृथ्वी के बाहरी परत मेंटल और आंतरिक परत के नीचे होती है। क्रोड में मुख्य रूप से धातु ना, कठोर धातु जैसे लोहा और निकेल पाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर अधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक ओर पिघली हुई है, अवस्था में नहीं है। कहता है पृथ्वी के केंद्र में जो है अधिक तापमान है, फिर भी इसका आंतरिक भाग जो है वो आपका जो है लिक्विड अवस्था में पिघला हुआ नहीं है। इसका कारण क्या है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है ना, केंद्र पर जो है अति दाब, केंद्र पर अति दाब जो है वो चट्टानों के गलन बिंदु क्या करता है, बढ़ा देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान होने के बावजूद, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान होने के बावजूद आंतरिक को ठोस अवस्था में इसलिए है क्योंकि वहाँ का अत्यधिक दाब चट्टानों के गलन बिंदु को थोड़ा बहुत बढ़ा देता है, जिससे पिघलने के बजाय वे क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर तापक्रम की दर क्या है, कहता है पृथ्वी के अंदर जाने पर जो है कितना मीटर की दूरी पर तापमान बढ़ता है, तो ऑप्शन बी होगा ना, 32 मीटर की दूरी पर ना, कहता है प्रत्येक 32 मिनट पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कहता है लगभग आपका वृद्धि होता है। व्याख्या करता है कि पृथ्वी के अंदर 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इसी कारण पृथ्वी के अंदर भूप्रवृत्ति के बाद मेंटल वाला भाग ज्वालामुखी का क्षेत्र कहलाता है ना, कहता है ज्वालामुखी और भूकंप जैसी जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो मेंटल वाला भाग में होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस तत्व की प्रचुरता होता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में जो है किसका ना, किससे बना है, तो नीफे किससे बना, तो निकेल आपका हो जाएगा, तो निकेल और फेरस से बना है। किससे बना, तो निकेल और फेरस से बना है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। व्याख्या, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, यह पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। यह मुख्य रूप से निकेल और लोहा से बना है, जिसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपटल में सबसे ज़्यादा क्या पाता है, पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान है, कहता है पृथ्वी के निर्माण में सबसे अधिक किसका योगदान रहा है, तो ऑक्सीजन का योगदान रहा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। व्याख्या करता है कि पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी के भूपटल का लगभग 46.6% भाग ऑक्सीजन से बना है। पृथ्वी का जो है ना आपका 46.6% भाग कहाँ से बना हुआ है, तो आपका ऑक्सीजन से बना हुआ है। ऑक्सीजन के बाद भूपटल में सिलिकॉन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह तत्व अन्य तत्वों खासकर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर सिलिकेट और अन्य खनिज बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व हैं, कहता है भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व हैं। ठीक है, इनका क्रम बताना है ना, आपका जो है क्रम बताना, आपका अवरोही क्रम बताना है ना, आपका घटते क्रम बताना है। तो सबसे अधिक क्या पाया था, सबसे अधिक पाया था ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद क्या पाया जाता है, आपका सिलिकॉन पाया जाता है, और इसके बाद क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए व्याख्या करता है, व्याख्या देखते हैं, कहता व्याख्या करता है कि भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम की मात्रा का अवरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे अधिक क्या है, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, कितना 46.6%, ऑक्सीजन कितना है 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन कितना है 27 कितना होगा 5% हो जाएगा, और एल्यूमिनियम कितना है तो 8.09% आपका हो जाएगा, और लोहा आपका कितना है 5% हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपृष्ठ स्तर को क्या कहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या बोलते हैं, सियाल कहते हैं ना, सियाल कहते हैं। कहता है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल यानी सिलिकॉन एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम बहुलता से पाई जाती है। नेक्स्ट, भूप्रपट्टी पर सबसे उपलब्ध धातु कौन है, कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन होगा, 27 कितना का हो जाएगा, ये 7 का हो जाएगा। कहता है कि भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन धातु पाया जाता है, इसकी मात्रा 46.6% है। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद भूप्रपट्टी में क्या पाया जाता है, तब का सिलिकॉन पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान है, कहता है पृथ्वी के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो पृथ्वी के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो ऑक्सीजन का। पृथ्वी के निर्माण में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तब ऑक्सीजन का योगदान है, 46.6% आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रम बताना है ना। पृथ्वी कहता है ऊपर से ना, पता है ऊपर से जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर जो है ऊपर से नीचे की ओर जो है इनके जो है परतों का आपका जो है क्रम बताना है। तो सबसे ऊपर कौन होता है, सियाल होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, सियाल होता है। इसके बाद सीमा होता है, इसके बाद क्या होता है, नीफे होता है। तो सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा आपका नीफे होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। व्याख्या कहता है पृथ्वी के रासायनिक संरचना के आधार पर सतह से केंद्र की ओर परतें इस प्रकार है। पहला सियाल होता है जो सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बना होता है, जो सबसे बाहरी परत है। सेकेंड आपका सीमा होता है जो सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना होता है, जो आपका पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग होता है। तीसरा आपका नीफे होता है जो निकेल फर्श से बना होता है, जो पृथ्वी का सबसे आपका आंतरिक भाग से कोर करते हैं। यह क्रम उनके घनत्व और संरचना को दर्शाता है ना। कहता है सियाल सीमा नीफे जो है ये जो 3 भाग में जो बांटा गया है ये घनत्व और संरचना के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट है महासागर प्रॉपर्टी के मुख्य घटक क्या है। कहता है महासागर जो किससे बना है, महासागर किससे बना है, तो महासागर जो है सीमा से बना होता है। किससे बना होता है, सीना यानी सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना होता है। तो सिलिकॉन मैग्नीशियम ऑप्शन कहाँ पर, सी में हो जाएगा। सी में कहता है कि वहाँ का महाद्वीप जो है वो सियाल से बना है, जबकि महासागर का से बना है तो सीमा से बना है, आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। व्याख्या है कहता है कि आपका महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिकॉन मैग्नीशियम से बनी एक ठोस परत है जो मेंटल के ऊपरी में स्थित होता है। यह ठंडा हुआ मैग्मा है जो समुद्र जल में रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद बदलता है। महासागरीय प्रॉपर्टी महाद्वीपीय प्रॉपर्टी से पतली होता है। कहता है महासागरीय प्रॉपर्टी जो होता है महाद्वीपीय से क्या होता है, पतली होता है। महाद्वीपीय जो होता है वो 35 किलोमीटर होता है, जबकि महासागरीय कितना होता है, 5 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है पर्वत पठार और घाटियां मैदान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कहता कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाता है। कटंगा पठार में जो है मुख्य रूप से ना क्या पाता है, तो कटंगा पठार में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे आपका वहाँ तांबा पाया जाता है, लेकिन तांबा ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा, हीरा हो जाएगा। कटंगा पठार में जब अफ्रीका में पड़ता है ये क्या पाया था, हीरा पाता है। व्याख्या कहता है कटांगा पठार लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के क्षेत्र में स्थित है। कटांगा पठार है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के क्षेत्र में स्थित है। इसे साबा पठार के नाम से भी जाता है, याद रखना है। कटांगा पठार को जो है क्या कहा था, कटांगा पठार जो कांगो गणराज्य में पाया था इसे साबा पठार भी कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य खनिज तांबा, हीरा, टीन, यूरेनियम इत्यादि हैं। यह उत्तर में कुदेलुंगु और मिटुम्बा पर्वत श्रृंखलाओं से, पूर्व में मुचियंगा पर्वत श्रृंखलाओं से और दक्षिण में पश्चिम में लुंडा पठार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाता है ना। वेल्ड जो घास का मैदान कहाँ पाता है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाता है। कहता है कि बुश वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्ड शब्द का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका के खुले घास और झाड़ियों से ढके मैदानों के लिए किया जाता है ना। वेल्ड शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले खुले घास के मैदान ना और झाड़ियों के लिए, मैदानी इलाकों के लिए किया जाता है। विशेष रूप से जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका कुछ भागों में इस प्रकार के घास वेल्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाना घास मैदान कहाँ है। कहता है सवाना जो घास मैदान है ये कहाँ पर है, तो सवाना घास मैदान कहाँ पाता है, तो आपका हो जाएगा अफ्रीका में पाया था ना। कहाँ पाता है, अफ्रीका में पाता है। व्याख्या है सवाना घास मैदान एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान। सवाना जो है कैसा घास का मैदान है, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अफ्रीका के कई हिस्सों में पाया जाता है। यह घास का मैदान लंबी ना, यह घास का जो मैदान है कहा जाएगा लंबी जो है लंबी घास और बिखरे हुए पेड़ों की विशेषता है। सवाना घास का मैदान कई प्रकार के जानवरों का घर है, जिसमें शेर, हाथी, जिराफ और जेबरा शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है ना, इसमें से कौन सा युग मुझे सही बताना है। तो प्रेरी कहाँ पाता है, उत्तरी अमेरिका में। अस्टेबिज कहाँ पाता है, यूरोप में पाता है। पंपास कहाँ का, दक्षिण अमेरिका का, आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। जबकि वेल्ड यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है ना, वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। व्याख्या है कि वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। यह घास के मैदान विशेषकर जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में कई हिस्सों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध लोना लानोज घास का मैदान कहाँ पाया था ना। लानोज जो घास का मैदान कहाँ पाता है, तो लानोज कहाँ पाता था, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पाया था। कहाँ पाता है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में पाया जाता है। कहता है विश्व प्रसिद्ध लानोस घास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह घास का मैदान मुख्यतः वेनेजुएला, कोलंबिया के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है और यह ओनेरिको नदी बेसिन में पाया जाता है ना। कहता है लानोस जो है 21 नदी बेसिन में, तो आपका ओनेरिको नदी बेसिन में पाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यह क्षेत्र पशुपालन और कृषि के लिए उपयुक्त है और यहाँ की घासें 3 से 4 मीटर लगभग लंबी होती है ना। घास कितनी लंबी होती है, तो 3 से 4 किलोमीटर लगभग लंबी होती हैं।
नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहा था? संसार की छत किसे बोला गया? तो पामीर के पठार को ना, पामीर के पठार को जो है उस संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का छत किसे कहा जाता है ना? पृथ्वी का छत किसे कहा था? तिब्बत के पठार को ना, तिब्बत के पठार को जो है पृथ्वी का छत कहा जाता है। नेक्स्ट, तिब्बत का छत किसे कहा था? तो वही सब कहा जाएगा, तिब्बत के पठार को क्या कहता है? तो आपका पृथ्वी का छत कहा जाता है। व्याख्या, संसार का छत तिब्बत के पठार को और उसके आसपास के पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता है, जो मध्य एशिया में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर हो जाएगा ना। कहता है तिब्बत पठार का ऊंचाई कितना होगा? तो 4500 मीटर हो जाएगा, इससे भी अधिक है। इसे पामीर पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। इसे पामीर पर्वत श्रृंखला भी बोला गया है, जिसे किंघई तिब्बत पठार भी कहा जाता है। मुख्य रूप से तजाकिस्तान में और अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। यह क्षेत्र हिमालय, काराकोरम, कुनलुन और पामीर जैसे पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, अब अंतिम प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिकी घास का मैदान अपनी लंबी घास प्रजाति के जाना जाता है? कहता है कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान कहा जाएगा? तो कौन कहा जाएगा? तब कहा जाएगा प्रेयरी ना। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला कहा है तो घास का मैदान है। ये सब आपका बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।